सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे कोई भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सबसे पहले रेजिस्टेंस को समझ लीजिए। रेजिस्टेंस का मतलब है किसी चीज़ का विरोध करना। जैसे हम बोलेंगे कि जैसे आपके घर में अगर बहुत शोर है तो आप बोलेंगे मैं पढ़ नहीं पा रही। क्यों? पढ़ाई को कोई रेजिस्ट कर रहा है। हाँ, शोर बहुत है, वो जो शोर है वो रेजिस्ट कर रहा है। एक गली हो जिसमें बहुत भीड़ हो, गली क्रॉस करते हुए बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप बोल सकते हैं गली में इतनी भीड़ थी, इतनी रेजिस्टेंस थी कि मैं फ्लो नहीं कर पाई, मैं चल नहीं पाई, मैं दूसरी तरफ नहीं आ पाए। तो ये जो हम बात कर रहे हैं विरोध की, इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। बट हम इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टर किस चीज़ का विरोध कर रहा है, किस चीज़ को अपोज कर रहा है? वो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को। तो हम जब भी रेजिस्टेंस की बात करें तो किस चीज़ की रेजिस्टेंस कर रहे हैं? हम करंट को, या फ्लो ऑफ चार्ज है उसको पास नहीं होने दे रहे हैं। अब ये चीज़, ये जो क्वालिटी है रेजिस्टेंस, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर एक, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। नंबर टू, एरिया ऑफ द कंडक्टर। और थर्ड, नेचर ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल बना ही किस चीज़ का है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास कंडक्टर होता, ये पेन, तो इसकी लेंथ पर डिपेंड करेगी इसकी रेजिस्टेंस। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ये वाला एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पर डिपेंड करेगी। और थर्ड, ये बना किस चीज का है, ये मटेरियल है कौन सा, तो इस मटेरियल पर भी इसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। तो चलिए अब जानते हैं ये रेजिस्टेंस से किस तरह से रिलेशन में है। तो यानी यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है, ये देखिए, कोई भी वायर भी ले लें, अगर आप उसे जूम इन कर लें तो वो एक सिलेंड्रिकल शेप में ही मिलने वाला है। ये भी एक कंडक्टर ही तो है, जिस तरह से ये पेन है। तो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा दिया हमने ए कर, और इसकी लेंथ मान लीजिए एल है, यानी कि हमने जो टुकड़ा लिया है वायर का उसकी जो लेंथ है वो एल है। अब हमने क्या किया, इसको लैब में ले गए और इसको दोनों तरफ से हथौड़े मारे, यहाँ से ऊपर से, और इसको पतला करते चले गए। तो ये हमें मिल गई, यानी कि हमें क्या मिली, बिगर लेंथ। हमें लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, हमने लेंथ इसकी ज़्यादा कर दी। एरिया के साथ क्या हुआ, जब इसे पीटेंगे आप ऊपर से हथौड़ा मारेंगे तो एरिया छोटा हो जाएगा। वी गॉट अ स्मॉल एरिया। अब देखते हैं पहले केस में। आइए यहां पर अगर करंट को फ्लो होना होता, देखिए इलेक्ट्रिक करंट है क्या, इज फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज के फ्लो को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मान लेते हैं आप यहां पर चार्ज, मैं सी ले रहा हूं क्योंकि कूलम इसके यूनिट होते हैं। अब इसको इस पॉइंट से यहां जाना है, तभी तो बोलेंगे ना कि क्रॉस किया, और इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ। अब ये जो एटम्स हैं अंदर, जो मैंने यहां डॉटेड से दिखाए हैं, डॉट करके, ये इसे रेजिस्ट करेंगे क्योंकि ये रास्ते में आ जाएंगे, तो इसको कुछ रेजिस्टेंस मिलेगी। ये उसी तरह से हो गया जिस तरह से आपको कोई गली क्रॉस करनी है और वहां पर भीड़ है, तो आपने यहां से यहां क्रॉस किया, यहां पहुंच गए आप। अब देखिए सेकंड में आ जाए, जो आपने जब इसको चेंज कर दिया था, इसको पीट पीट कर इसकी लेंथ बड़ी कर दी थी। अब यही सेम चार्ज को यहां से यहां जाना पड़ेगा, तो बताइए रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी? पॉज कीजिए और सोचिए। यस, ज्यादा मिलेगी, क्योंकि देखिए कितनी लेंथ उसको क्रॉस करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। जब भी कोई चीज सेम तरह से बढ़े या घटे तो हम उसे बोलते हैं, रिलेशन कैसा हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जितनी लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी करंट को उतनी मिलेगी, क्योंकि देखिए इसको सारा इनसे लड़ना पड़ेगा, तब जाके इसको क्रॉस कर पाएगा, तब जाके फ्लो ऑफ चार्ज होगा, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। बट जब हमने इसे पीटा तो एक और चीज चेंज हुई है, एरिया चेंज हुआ है। देखिए एरिया पहले बड़ा था और कम हो गया। अच्छा, रिजल्ट क्या हुआ यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा। अब लेंथ से समझ आ गया हमें, यहां पर लेस रेजिस्टेंस थी और यहां पर हाई रेजिस्टेंस मिली। यहां पर हाई रेजिस्टेंस, ये याद कर लेते हैं क्योंकि लेंथ के हिसाब से तो पता लग गया। देखिए इस चार्ज को कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी, तो इसलिए हमने बोल दिया कि हाई रेजिस्टेंस मिलेगी। यहां इसके कंपैरिजन में लेस मिल रही है।
अब देखें, यहां से जब इसको पीटा तो यहां पर तो एरिया छोटा हो गया, तो जब हमने एरिया छोटा किया, एरिया स्मॉल किया, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई? बढ़ गई। अगर यहां से उल्टा वापस जाएं, इसको फिर से ऐसे इकट्ठा कर दें और फिर एरिया बड़ा कर दें, तो हम ये भी कह सकते हैं दोबारा कि जब एरिया बड़ा कर रहे हैं, एरिया यहां से बड़ा कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो जा रही है। अरे सीधा सीधा रिलेशन नहीं है, ये तो उल्टा रिलेशन है। तो इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट रिलेशन में है रेजिस्टेंस एंड एरिया। उसको हमने इस तरह से दिखा दिया, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। सीधे ऊपर ए होता तो अब तो डायरेक्ट रिलेशन हो जाता, उल्टे रिलेशन को दिखाते हैं 1/a। अब इन दोनों से हम एक ही रिलेशन में ले जाते हैं इनको, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a। अलग अलग क्यों रखना, एक ही बात तो है। और उसके बाद इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को खोलने के लिए हम r इज इक्वल टू रो l/a। नाउ व्हाट इज दिस रो? इसको बोलते हैं ro। बोलने के लिए हम ग्रीक लेटर वर्ड यूज करते हैं ये वाला, और रो इसे बोला जाता है। ये क्या है? ये निकला कहां से? दिस इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। जो रिलेशन इनका था उसमें से एक कांस्टेंट निकला है प्रोपोर्शनैलिटी का, और इसका नाम, एक स्पेशल नाम है रेजिस्टिविटी। यही है हमारा जो मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है कांस्टेंट। यानी कि ये देखिए, प्लास्टिक का मेरा कंडक्टर है, इसकी कुछ अलग रेजिस्टिविटी होगी क्योंकि ये मटेरियल अलग है। अगर लोहा ले आऊं तो अलग होगा, और अगर हम ले आए कॉपर, उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। अगर डायमंड का होता तो रेजिस्टिविटी अलग होगी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो ही डिफरेंट हो जाएगा हर एक मटेरियल का। बट अगर एक ही मटेरियल हो तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाली। देखिए, यहां से जब इसको मैंने पीटा और इसको यहां ले आया, तो ऐसा तो नहीं है कि यहां पर लोहा था, जब इसको पीट दिया हथौड़े से पतला होकर ये प्लास्टिक का बन गया। मटेरियल तो सेम ही रहा। तो जो रेजिस्टिविटी यहां है वो ही रेजिस्टिविटी यहां है, यानी कि रेजिस्टिविटी इस केस में क्या है? कांस्टेंट है। और देखिए, वही तो दिखा रहा है, रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि रेजिस्टिविटी में ही कंफ्यूजन होती है, तो थोड़ा सा डेफिनेशन कर लेते हैं। रेजिस्टिविटी है क्या? रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टिंग पावर ऑफ द मटेरियल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ये शक्ति है एक मटेरियल की, एक प्रॉपर्टी है एक मटेरियल की, जिससे वो रेजिस्ट करती है, रोकती है करंट को। यहां पर रेजिस्टिविटी की कुछ वैल्यूज देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। यहां पे कॉपर की वैल्यू दी हुई है अराउंड 10⁻⁸ -8 समझे, यानी कि 1/1 की दात 8 जीरो लगाइए। कितनी छोटी वैल्यू है, कितनी लेस रेजिस्टिविटी है इसकी। और यहां देखिए, एक अलॉय है, यानी कि कुछ मिक्स कर दिया गया है, तो उसकी 10⁻⁻6 है, कह सकते हैं। मैं मीडियम रेजिस्टिविटी कह सकते हैं इसको, कहने के लिए या समझने के लिए। और यहां देखिए, ये आ गया हमारा रबड़, यानी कि ये कितनी होगी? देखो 10⁻13। ये नेगेटिव नहीं आ रही है, पॉजिटिव में उतनी बड़ी वैल्यू है, यानी कि 1 के साथ 13 जीरोज, और 10⁻16 तक इसकी वैल्यूज जाती हैं। यानी कि ये क्या बोल सकते हैं हम? हाई रेजिस्टिविटी। अब ये चीजें क्या है? मटेरियल पे डिपेंड करती हैं कि नेचर क्या है मटेरियल का, किस चीज से बना है। कॉपर का है क्या, कॉन्स्टेंटिन का है क्या, रबर का है क्या, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, उसकी रेजिस्टिंग पावर कितनी होगी करंट को अपोज करने की। यानी कि अब हम समराइज करते हैं। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक वायर हो और इसको टच करना हो, तो प्लास्टिक की जो पेन है वो सही रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक का पेन जो होता है उसकी प्लास्टिक की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, आपको करंट नहीं लगेगा। रबर की ले लेंगे तब भी बहुत अच्छा, टच कीजिए कुछ नहीं होगा, आपको करंट नहीं लगेगा। तो किस वजह से नहीं लग रहा? हाई रेजिस्टिविटी के कारण। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, करंट यहाँ तक पहुँचेगा नहीं, ये उसको अपोज बहुत करता है क्योंकि ये मटेरियल ही ऐसा है। बट यही मैंने लोहे का ले लिया और यहाँ करंट फ्लो कर रहा है एक वायर में, इसको टच करा तो करंट लग जाना। क्यों? जैसे ही इसको यहाँ रखूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इतनी कम है, तो हमारी यहाँ पे सारी की सारा करंट जो है फ्लो होना शुरू हो जाना है और आपको करंट लग जाएगा और आप इस पेन को, लोहे के पेन को छोड़ दोगे।